तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये हमारा मॉक टेस्ट की जो क्लास चल रही है उसमें 4th नंबर की क्लास होने वाली है। यानी इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और ये चौथी क्लास रहेगी। बढ़िया तरीके से हम इस क्लास को करेंगे और इसमें हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि एक ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। यानी आपको क्वेश्चन में देख के बताना है कि कहाँ पर गलती दे रखी है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है ही स्पोक पैशनेटली अबाउट हिज फेवरेट बुक, articulating his thoughts clear and engaging everyone in a lively discussion about its themes। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सा छुटकू सा एरर है। कैसे, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो ही आपका सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है स्पोक। स्पोकन थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है आगे। पैशनेट एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगाते ही वो एडवर्ब बन गया, यानी ये भी ठीक है। अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हिज फेवरेट बुक, इस प्रेपोजिशन के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ ठीक है। अच्छा, आगे अगर आप देखोगे तो आर्टिकुलेटिंग जो दे रखा है वो एक नई क्लाउज की शुरुआत कर रहा है। आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब शुरुआत कर रहा है तो यहाँ पर ये जीरण का काम कर रहा है, क्योंकि जीरण जो होता है वो एक प्रकार से नाउन ही होता है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये वर्ब की से मिलकर बनता है, यानी वर्ब के द्वारा ही बनता है भाई, तो इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है जीरण को। ठीक है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये एक प्रकार से। तो अब आप ये बात समझिए, जब ये वर्ब है, भले ही ये नाउन का काम कर रही है, नाउन की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन असल में ये है क्या, एक वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसके बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो वो एडजेक्टिव कतई नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडवर्ब यूज़ करना पड़ेगा हमेशा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडवर्ब। तो प्यारे साथी, इस वाले क्वेश्चन में यही गलती है। आप नोटिस करो, आर्टिकुलेटिंग व्हाट हिज थॉट्स, तो ये आर्टिकुलेट यानी जीरण नाउन है, तो नाउन के लिए एक ऑब्जेक्ट और आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिज थॉट्स इस जीरण के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एडजेक्टिव लगा रखा है ना, क्लियर, ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने कहा जीरण नाउन की तरह होता है, काम करता है, लेकिन वो असल में एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं आता है, एडवर्ब आती है। तो यहाँ पर बस क्वेश्चन में यही गलती है आपकी, यहाँ क्लियर नहीं आएगा, इसमें क्लियरली करना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा, क्लियरली। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। भाई वीडियो पॉज करके आराम से देखना और आराम से इसको आप जो है फिल कर लीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा हो तो आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखो, कह रहा है ग्रे इज़ नो श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। अब मुझे बताइए, ग्रे एक प्रकार का क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया जी ग्रे तो कलर होता है। ग्रे क्या होता है, कलर होता है। अच्छा, ग्रे कलर होता है तो मेरे प्यारे साथी ग्रे कलर के क्या हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो आपको दे रखे हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है, अलग है अपने आप में, और इनका जो मीनिंग है वो भी अपने आप में कैसा है, डिफरेंट है। केवल प्रोनाउंसिएशन सेम है, और इन्हीं को हम कहते हैं होमोनिम। क्या कहते हैं इन्हीं को, होमोनिम कहते हैं। अच्छा, अब आप इनमें सभी वर्ड्स का पढ़ के देखिए। इसको पढ़ेंगे, ये भी ईयर, ये भी हीयर, ये भी, ये भी, ये भी, यानी सारे के सारे जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं वो सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं। बट लेकिन जब आप इसका आंसर लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ग्रे एक कलर होता है, और ग्रे कलर के लोगों के क्या हो जाते हैं, बूढ़े पड़ने पे बाल जो होते हैं उनके वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। कैसे कलर के हो जाते हैं, ग्रे कलर के। तो मेरे प्यारे साथी, बाल के लिए जो इंग्लिश होती है वो हेयर होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बना लेता है, और वो क्या करके दे देता है आपको,
हेयर्स करके दे देता है, तो भाई ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब पीस ऑफ हेयर बोल सकते हैं, पीसेस ऑफ हेयर बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे हेयर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यही डी वाला ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन के भी मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये वाला जो हेयर होता है ये प्यारे साथी रैबिट होता है, रैबिट। रैबिट मतलब जो आपका खरगोश होता है ना, उसी की इंग्लिश होती है हेयर। तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये वाला हेयर रख देगा और वहाँ रैबिट का मीनिंग आपसे ले रहा होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एयर तो सभी लोग जानते हैं, हवा होती है। ये वाला जो हेयर होता है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, HAIR वाले और HEIR वाले में, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये जो होता है बेसिकली सक्सेसर के लिए होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उत्तराधिकारी। वारिस भी इसे बोलते हैं, लेकिन वारिस उर्दू का शब्द है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उत्तराधिकारी ये होता है इसका मतलब। तो मैंने तीनों वर्ड आपको बता दिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और अगर मैं आपसे पूछूं, देखो एक एबिलिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आपको तुरंत ये पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। अगर जिस दिन आप ये पता करना सीख गए उस दिन आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। जैसे अब मैंने ये क्वेश्चन देखा, ये फिल इन द ब्लैंक्स का है, लेकिन मेरा सबसे पहला काम होगा इसके टॉपिक को पकड़ना कि ये किस टॉपिक से है। तो मैं देखते ही इसके ऑप्शन देखते ही समझ गया कि ये सारी की सारी इसमें प्रेपोजिशन दे रखी हैं, और जब सारी की सारी प्रेपोजिशन दे रखी हैं तो इस ब्लैंक में भी तो एक प्रेपोजिशन आएगी ही आएगी इनमें से, यानी ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये प्रेपोजिशन टॉपिक से है। अब क्या प्रेपोजिशन टॉपिक आपको नहीं सिखाया है? क्या उसमें नहीं बताया है एट का यूज़, ऑन का यूज़, बिटवीन का और अक्रॉस का? एक एक प्रेपोजिशन को अलग अलग करके बताया है बहुत प्यार से। तो प्यारे साथी जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है द डॉग रेन डैश द गार्डन चेसिंग द कैट। अब आप सोचो ये गार्डन टाइप का है, इसमें एक ये कुत्ता हो गया और एक ये बिल्ली हो गई। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अब ये कुत्ता इस बिल्ली को अगर चेस करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि ऑन करेगा, भाई ऑन लगेगा ही नहीं। ऑन तब लगता है जब हम किसी चीज़ को बेसिकली उसके सरफेस पे दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं, और वो भी पोजीशन दिखाने के सेंस में होता है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चेस करेगा तो वो बेसिकली पोजीशन वाली बात ही नहीं रहेगी, वो तो मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ऑन तो नहीं आएगा। अच्छा, बिटवीन मैंने आपको बताया था ये डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में आता है। बिटवीन और अमंग, एमिड, तीनों चीज़ें बताई थी मैंने आपको, तो आसानी से आपको याद होगा। तो फिलहाल बिटवीन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एट का भी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। स्मॉल प्लेस, बिग प्लेस, ऐसे करके डिफरेंस सिखाया था मैंने। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो अक्रॉस बनेगा प्यारे साथी, डी वाला। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया है। यानी जब चेस करता है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी को चेस करती है तो वो पूरे एरिया में घूमती है, उसका कोई फिक्स एरिया नहीं होता कि वो इधर ही जाएगा, वो फिर पूरे में घूमती है। तो अक्रॉस बोलना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर करेंगे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है फिर से आपके सामने, और क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है इट इज़ अ सिन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू डैश प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अब ये बता रहा है कि भाई ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा पाप है भगवान और मानवता के विरुद्ध, कि आप जो हैं, जो एक तरीके से जगह हैं जो कि धार्मिक जगह हैं, उनको क्या करना। अब आप एक बात बताओ, पाप क्या हो सकता है, धार्मिक जगह से रिलेटेड पाप क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे भैया धार्मिक चीज़ें जो होती हैं ना वो पवित्र होती हैं, और पवित्र चीज़ों को आप क्या कर देंगे कि वो पाप बन जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, अपवित्र। तो अपवित्र करने की स्पेलिंग होनी चाहिए। अब अपवित्र करना, सैक्रिलेज करना, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको वर्ड दे रखा है वो प्यारे साथी डिसैक्रेट वर्ड दे रखा है। ये वर्ड आपका जो है अपवित्र करने के सेंस में आता है। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें मॉडेस्ट, आप जानते हैं थोड़ा सा जिसे शर्म वगैरह आती है, लज्जा आती है, उसके लिए होता है। डिसअप्रूव मतलब किसी चीज़ को मना कर देना, अस्वीकार कर देना। अपराइट ये थोड़ा सा लेबल के लिए होता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो थोड़ा सा घमंडी टाइप का हो, अपराइट वर्ड, ठीक है ना, ऊपर वगैरह के सेंस में होता है थोड़ा। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट कोलोकेशन। भाई समझ रहे हो,
कोलोकेशन बिल्कुल एक वीडियो में अलग से पढ़ाए थे मैंने, ध्यान से समझना। अलग से कोलोकेशन का वीडियो बनाया था मैंने, अलग से पूरा एक पढ़ा हुआ होगा फाउंडेशन बैच के अंदर, देखना उसमें। तो मैंने वहाँ क्या बताया था, मैंने कहा था कोलोकेशन का मतलब होता है करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड, यानी कोई भी जो हमारे शब्द होते हैं उनको बोलने के दौरान या लिखने के दौरान जो उनका एकदम एप्रोप्रिएट यूज़ होता है उसी को कोलोकेशन कहा जाता है। अब कोलोकेशन नाउन का भी होता है, वर्ब का भी होता है, एडजेक्टिव का भी होता है, सारी चीज़ों का होता है। अब जैसे यहाँ पे ना एडजेक्टिव का कोलोकेशन पूछा आपसे, क्यों? इंस्ट्रक्शन आपके सामने एक नाउन दिया गया है, अब आपसे इंस्ट्रक्शन की बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करवा रहा है। आप नोटिस करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नाउन है और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो भाई सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा एडजेक्टिव चुनना है जो कि एकदम एप्रोप्रिएट हो, इधर उधर का नहीं। ऐसे मीनिंग देखोगे तो सब ठीक बैठ जाएंगे, लेकिन आपको करेक्ट वाला पकड़ना है। तो करेक्ट वाला जो होता है, याद रखना, हमेशा जब भी किसी चीज़ को लेके इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एंटोनियम बताना है एरोगेंट का। देखो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। अब घमंडी इसका मतलब होता है, तो इसका एंटोनियम पूछा है प्यारे साथी, क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। हम्बल का मतलब होता है विनम्र टाइप का व्यक्ति, डोसाइल वगैरह जो होते हैं ना वो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, क्लमसी का मतलब अनाड़ी होता है, एवरेज औसत जिसे हम बोलते हैं, औसत बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सिनोनियम बताना है ब्रॉड का। देखो ब्रॉड बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है कि कोई चीज़ छोटा है, उसको हम स्मॉल बोल देंगे। और ब्रॉड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत बड़े एरिया में, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में, उसको ब्रॉड बोला जाता है। बेसिकली हम इसको चौड़े के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब चौड़े के सेंस में इसको यूज़ करेंगे तो वाइड हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी पर्टिकुलर एकदम विशेषकर होता है, कोई चीज़ अलग से बिल्कुल हो। स्मॉल छोटा मैंने अभी बताया। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम सटीक चीज़। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये क्वेश्चन में आपको ईडियम बतानी है, इसका मीनिंग बताना है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। देखो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, आप इसको ना, ये कभी भी ईडियम वाले क्वेश्चन आया करे तो इनको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया करो। आपसे ईडियम पूछी है मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मीनिंग बताना है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप स्ट्रॉ जानते हो? आप स्ट्रॉ जानते होगे, स्ट्रॉ होता है एक ऐसा पाइप टाइप का, ऐसे करके होता है, एक पाइप टाइप का होता है। उस पाइप से आप क्या करते हो, तो आप कहेंगे भैया जी जूस जो होता है ना, वही गन्ने का जूस बड़ा गिलास वाला, वही वाला, तो वो जो जूस होता है वो आप इस स्ट्रॉ से पीते हो। अच्छा, स्ट्रॉ को जूस पीने के बाद में आप क्या करते हो, तो आप कहेंगे भैया जी हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, निकाल के उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो बस वही बात से आपको रिलेट करना है कि जो स्ट्रॉ होता है उसका हम यूज़ करके उसको फेंक देते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जिसको डिसरिगार्ड किया जाए, मतलब उसको दूर हटाया जाए। क्यों? क्योंकि वो लैकिंग ऑफ करेक्टर है और मोरलिटी है, यानी उसमें नैतिकता की थोड़ी सी कमी है, यानी थोड़ा समाज के जो मौलिक तत्व हैं उनमें बिलीव नहीं रखता और उसका थोड़ा सा करेक्टरलेस भी है। तो उस वजह से उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, उसको अलग किया जाता है। तो उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन सा टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई जिस दिन आप टॉपिक पकड़ना सीख गए क्वेश्चन को देखते ही, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप सीधे उसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको आइडिया लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से पूछा गया है। हालांकि एरर वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, उसमें तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप उसके ऑप्शंस देखकर पता कर सकते हो कि वो किस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते ही मैं तुरंत समझ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन वाले टॉपिक से पूछा गया है। अब आप कहेंगे भैया जी आपको कैसे पता चला? मेरे दोस्त देखो,
ये सारे के सारे क्या आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नज़र नहीं आ रहे हैं? हाँ, इन्हीं को मेरे प्यारे साथी, इन्हीं को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। और जब ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, तो क्या मुझे बताओ ये प्रोनाउन टॉपिक से हो गया या नहीं हो गया क्वेश्चन? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल, ये प्रोनाउन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आप बताओ, क्या प्रोनाउन टॉपिक में ऐसी कोई चीज़ है जो छोड़ी है, जो आपको नहीं पढ़ाई गई है? तो आप कहेंगे बहुत अच्छे से बताया है। और वहाँ आपने बताया था कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है उसकी खास बात ये होती है कि वो हमेशा तभी आएगा जब सेंटेंस में ऑलरेडी उसका रियल पर्सन पहले से मौजूद हो, तभी आप उसकी रिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में रियल पर्सन मौजूद होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ देख के, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड का है वैसे तो, ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है। आपको बस ये देखना है इसमें रियल पर्सन कौन मौजूद है। तो आप कहेंगे भैया जी बी। तो यहाँ पर जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो इस बी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि रियल पर्सन बी का ही मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे वन सेल्फ जो होता है ना, ये किसका होता है, वन का होता है, यानी इसका रियल पर्सन कौन होगा, वन होगा। आर सेल्फ का रियल पर्सन कौन होगा, बी होगा। इट सेल्फ का रियल पर्सन कौन होगा, इट होगा, इट, ठीक है, इट होगा। और देम सेल्फ का रियल पर्सन कौन होगा, दे होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें तो ये आपको पता होनी चाहिए, और मैंने सबके बहुत अच्छे से बताए हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का इसमें आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जरा। तो आप कहेंगे भैया जी बी वाला ऑप्शन। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन उड़ाते हैं। आ जाओ, अब ये समझाने में आपको समय लगा, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है फ्लाउंट वर्ड का। देखो फ्लाउंट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली जब कोई व्यक्ति ना थोड़ा सा तन के खड़ा हो, बिल्कुल एकदम, यानी हम कह सकते हैं अकड़, अकड़न जो होती है उसको कहा जाता है, अकड़न, उसको बोलते हैं फ्लाउंट। और इसी को अगर हम बात करें तो फ्लाउंट वर्ड को अकड़ के चलना भी कहते हैं, मतलब सीना तान के जब कोई व्यक्ति चलता है ना उसको भी फ्लाउंट करना बोलते हैं। अब इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो भाई एंटोनियम के लिए जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा परेड वर्ड। भाई परेड इसके सिनोनियम से ही रिलेटेड है। आपने देखा है जो इंडियन आर्मी के जवान होते हैं उनको परेड करते हुए देखा है, कैसे एकदम सीना तान के एकदम सैल्यूट करते हुए परेड करते हैं। तो भाई ये सिनोनियम से रिलेटेड है इसके, इसीलिए ये वर्ड तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो आप जानते हो भाई जब कोई व्यक्ति अकड़ के चलता है तो सीना चौड़ा कर लेता है अपना, तो इसका मतलब ये वर्ड भी इससे आंसर नहीं बना पाएगा। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, इसका तो दूर दूर तक इससे नाता नहीं है। हमारे क्वेश्चन में हमसे एंटोनियम पूछा है तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। अब इसको मैं ऐसे रिलेट करा सकता हूँ। आप एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो वो बिल्कुल एकदम अपने सीना चौड़ा करके एकदम ऐसा बाहर निकलता है, ये तेरा भाई, तेरे भाई ने ये काम कर दिया भाई, वो एकदम बिल्कुल एकदम अकड़ के चलता है। लेकिन जब वहीं उससे कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो वही व्यक्ति क्या होता है, छिपता फिरता है लोगों से, अपने आप को हाइड करके रखता है, एकदम छिपा लेता है। तो बस एंटोनियम, आई होप कि आप इसको रिलेट करा पाएंगे। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन में अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है। नॉर्मली क्या होता है जब भी स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर के पास ना कई सारे तरीके होते हैं उसको पूछने का। एक तो वो आपसे अंडरलाइन करके दे देगा, 4 स्पेलिंग्स को अंडरलाइन कर देगा और आपसे कहेगा ढूंढ के बता दो कौन सी स्पेलिंग गलत है। एक दूसरा तरीका और भी होता है कि वो सेंटेंस की फॉर्म में लिख देगा जैसे उसने इसमें कर रखा है। एक तीसरा तरीका ये भी होता है कि डायरेक्ट आपको 4 स्पेलिंग लिख के दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि बताओ भैया कौन सी गलत है और कौन सी सही है। तो 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं स्पेलिंग एरर से, और ये उन्हीं में से एक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बच्चा इसमें उतना टाइम नहीं बचा सकता। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है और शब्दों को आइडेंटिफाई करने की जो आपकी स्किल है वो कितनी परफेक्ट है, वो मैटर करता है इसके अंदर। आप एक बार में पढ़ते ही अगर आप ये देख लेते हैं कि इसमें स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक एक स्पेलिंग को बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, कई बार 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो भाई टाइम ले जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप कर दोगे, इतना टफ नहीं पड़ेगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, द फिल्म वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स स्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी, तो मैंने देखा कि इस वाले में तो मुझे कोई गलती नहीं दिखी, सारी स्पेलिंग ठीक दे रखी है, तो ये आंसर नहीं होगा। इस वाले में भी देखो, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस, तो इसमें मैं कुछ स्पेलिंग मेंशन करूंगा, वो याद रखना आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, इनमें कोई गलती नहीं है। आगे देखो, द स्टूडेंट्स रोट एन इंटरेस्टिंग ऐसे ऑन द टॉपिक, पकड़ ली गलती। भाई ऐसे, ये जो ऐसे है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ऐसे।
ESSAY, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है निबंध, ठीक है। तो ये स्पेलिंग गलत थी, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखना, वो पूछी जा सकती हैं। पहली बेकरी, साइंटिस्ट, और स्टनिंग, सिनेमेटोग्राफी, और कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पेस्ट्रीज और डिलीशियस। ये स्पेलिंग्स ऐसी मैंने यहाँ पे मार्क की हैं, इनको ध्यान रखना, आगे कभी भी आपको ये देखने को मिल सकती हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इसका आंसर करेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, क्योंकि डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ईडीएम लगाने में दिक्कत आ जाए। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी कैन रियली थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली टू क्रिएट यूनिक डिशेस दैट सरप्राइज एवरीवन। अब अगर आप बात करें थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली, आपको इस मीनिंग के लिए एक एप्रोप्रिएट ईडियम चुननी है। अब वो इन चारों में से एक है। तो प्यारे साथी, जब भी कोई व्यक्ति, याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचता है या अनकन्वेंशनली सोचता है, जिस पे एकदम से विचार नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल हटके कुछ सोच रहा है, तो ऐसी सोच के लिए एक ईडियम आती है जिसे कहा जाता है आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स, इसी का मतलब होता है कुछ ऐसा सोचना जो बिल्कुल हटके हो, लोगों की समझ से परे, ठीक है ना, वो चीज़। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग जब आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं कि भाई आलू को उस मतलब पहले क्या कर लिया, आलू को बॉईल कर लिया और उसके बाद फिर आलू जो हैं उनको फोड़ लिया, ठीक है, ये किया करके। लेकिन पता चले आपने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और आपने समूचे आलू की बना दी। तो ये मतलब थोड़ा सा यूनिक तरीके से जब आप क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों की सोच से हटका करना चाहते हैं जो कि लोगों को सरप्राइज़ कर दे, तो उसी को कहा जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे अलका हैड बीन राइटिंग टू हर was until she realizes that he was not interested in resolving her issues। अब देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता चल जाए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है। अब आप इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा टॉपिक आइडेंटिफाई करना भी आपको परेशानी दे देगा, लेकिन मैंने क्या कहा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मेरे को टॉपिक तुरंत क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन टेंस टॉपिक से है। और टेंस टॉपिक से पता है मैं इसे किस कॉन्सेप्ट से ख़त्म कर दूंगा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिलेशन कॉन्सेप्ट से ख़त्म। कैसे भाई, रिलेशन कॉन्सेप्ट में सिंपल बताया मैंने कि जो प्रेजेंट होता है उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ, जो पास्ट होता है उसका रिलेशन पास्ट के साथ, और जो फ्यूचर होता है उसका रिलेशन प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ होता है, लेकिन पास्ट के साथ नहीं होता। बहुत बार ये बात बताई है मैंने। तो मेरे प्यारे साथी, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अलका हैड बीन राइटिंग टू हर बॉस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लाउज, क्योंकि अंटिल बीच में कंजंक्शन आ गया, फिर यहाँ से कंजंक्शन वाली ये दूसरी क्लाउज, फिर एक कंजंक्शन आ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरी क्लाउज, यानी पूरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्लाउजेस दे रखी हैं। अब आप एक बात बताओ, जब 3 क्लाउजेस दे रखी हैं तो जाहिर सी बात है एक क्लाउज ऐसी होगी जो आपकी इंडिपेंडेंट होगी और एक बाकी जो बची हुई होंगी वो डिपेंडेंट क्लाउज होंगी, ठीक है ना। ये सारी बातें बहुत बेसिक में मैंने पढ़ाई हैं इंग्लिश के। तो वहाँ मैंने आपसे क्या कहा था, जब क्लाउजेस एक सेंटेंस को जुड़ के बनाती हैं ना, तो होता क्या है, उन तीनों क्लाउजेस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, टेंस के बेस पे या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ वो रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो बस वही आपको देखना होता है। अब आप एक बात समझो, वो लिख कब रही थी, तो आप कहेंगे भैया जी पास्ट में। उसे रियलाइज़ भी कब होना चाहिए था, तो पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रियलाइज़ उसे कब करा दिया, तो आप देखेंगे भैया ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रखा है, ईएस लगा रखा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस कौन से टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो ये तो बात प्रेजेंट में कर दी। बस मेरे प्यारे साथी, इसी वाली क्लाउज में क्या दे रखी है, गलती दे रखी है। रियलाइज नहीं होगा, रियलाइज्ड होगा, ईडी लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आएगी। यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तब क्वेश्चन ठीक होगा। तो कहाँ पर गलती है भाई, इस वाले पार्ट में। समझ रहे हो ना ये चीज़। तो ये केवल बस क्या पता करना था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, और फिर बस अपने हिसाब से जो कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा होता वो लगा के आप उसको ख़त्म कर सकते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे।
इस क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है डिस्ट्रक्शन वर्ड का। अब आपसे मैंने क्या कहा था, जब भी एंटोनियम आपसे फिलर के क्वेश्चन में पूछा जाए, एंटोनियम, सिनोनियम, कुछ भी चीज़, तो आप कोशिश करना इस वाली जो एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट होती है, इसको तभी पढ़ना जब आपको इस वर्ड के बारे में कोई आइडिया ना लग पा रहा हो। अदरवाइज़ तो आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल के ले जाओगे। जैसे मेरे को पता चला कि यार डिस्ट्रक्शन वर्ड तो मैं जानता हूँ, तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ूंगा, ये जो स्टेटमेंट मुझे दे रखी है इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट एंटोनियम निकाल लूँगा। कैसे भाई, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग मुझे पता है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, वाइप आउट कर देना, ख़त्म, एनिहिलेट, कोयल, ठीक है ना, एनुल, क्वेस, ये सारे वर्ड्स, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो अब इसका एंटोनियम क्या बनेगा, इसका एंटोनियम बनेगा किसी चीज़ को बनाना। तो क्रिएशन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला। समझ रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड का था, लेकिन जो बच्चे इसकी डायरेक्शन को पढ़ते फिर इस चीज़ को पढ़ते तो दिक्कत हो जाती। डायरेक्शन तो आपको बिल्कुल अलग ही दिखती है कि भाई एंटोनियम पूछा है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा देखनी चाहिए, पूरा पढ़ो ना तो पढ़ो वो बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को हमेशा देखना है, ठीक है। बाकी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ में योगदान देना, चॉइस का मतलब चुनाव होता है, और कंडीशन तो आप जानते ही हैं, परिस्थिति, स्थिति वगैरह होती है। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में आपको असाइनमेंट की स्पेलिंग सही वाली चुननी है, ठीक है ना। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है कोई गलत चीज़ को ठीक करना। तो स्पेलिंग एरर दिया गया है अंडरलाइन करके, उसको आपको इम्प्रूव करना है, सही करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ना असाइन की स्पेलिंग में SSIGN बनता है, लेकिन यहाँ सिंगल बना रखा है, तो बस यही गलती है, ढूंढ लो भैया। यहाँ पर S तो बना रखा है, लेकिन यहाँ A कर दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। इस वाले स्पेलिंग में बिल्कुल ठीक है भाई, यही वाला राइट आंसर है, बी वाला राइट आंसर है। बाकी यहाँ ई कर दिया, यहाँ सिंगल ही है, तो ख़त्म, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ऑल क्रिमिनल्स टेंडेंसीज मस्ट बी निप्ड ऑन द वर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो भाई एक तरीके से मतलब निप्ड इन द वर्ड का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसको मतलब आपको सही वाली ईडियम को रखना है, तो सही वाली जो ईडियम होती है निप्ड इन द वर्ड होती है, ना कि ऑन द वर्ड। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है ये ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन ठीक होती है, यानी ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इस ईडियम को मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, निप्ड इन द वर्ड, हाँ थोड़ा सा रिकॉल करने में मेरे को भी इशू आ रहा है। बाकी आगे कभी आएगी तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी चीज़ें माइंड में नहीं आती हैं, तो मेरे माइंड में अभी ये नहीं आ रही है, इसीलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता दिया। बाकी जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले तो, कह रहा है ही एंजॉय गोइंग ऑन अ जॉग इन द मॉर्निंग टू स्टार्ट हिज डे ऑन अ हेल्दी नोट। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाओगे तब भी आराम से क्वेश्चन करके ले जाओगे। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर डायरेक्ट आपको पता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर बेसिक लगाओगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, वो क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा तुरंत हमें ऐसा लगा कि यार अगर वो अपने दिन को मॉर्निंग जॉब के साथ स्टार्ट करता है सुबह में, तो डेफिनेटली ये तो उसका डेली रूटीन होगा, और डेली रूटीन होगा तो डेली रूटीन को दिखाने के लिए क्या मैंने आपको 10th चैप्टर में नहीं बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डेली बेसिस पे होती है, लाइक डेली रूटीन्स, हैबिचुअल एक्शंस, या कोई ऐसी चीज़ जो होती ही होती है, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। तो प्यारे साथी मुझे ज़रा देख के बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ दे रखा है। तो आप देख के बताएंगे, तो आप बताएंगे कि भैया जी देखो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज़ एंजॉय गोइंग, नहीं भाई इज़ एंजॉय तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था बी की फॉर्म के बाद किसी भी कीमत पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आ सकती। बी की फॉर्म के बाद केवल दो ही वर्ब आ सकती हैं, या तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी वाली। बहुत अच्छे से बताई है एक एक बात मैंने, तो ये तो नहीं आएगा भाई, तो इसको हटा दो। अच्छा, विल एंजॉय, भाई मैंने कहा फ्यूचर में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको दो ही ऑप्शन में दिख रहा था, एक तो ख़त्म हो गया और एक ये रह गया, तो यही वाला हमारा राइट आंसर है। बाकी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ तो यहाँ पे ये कर दी ना, हैज़ बीन एंजॉयड, भाई कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और फॉर अ जॉग होता है,
फॉर जॉगिंग भी बोल देते हैं कुछ लोग। देखो फॉर आ जॉग और फॉर जॉगिंग दोनों में बात कुछ भी अलग नहीं है, बस ये है यूज़ करने का तरीका बदल गया। यहाँ सीधे सीधे नाउन यूज़ कर लिया और वहाँ आप क्या करते, वर्बल नाउन जीरन की तरीके से उसको यूज़ करते। तो आपके दिमाग में आप चाहे कैसे भी यूज़ कर लो, क्योंकि जो जॉग वर्ड होता है ना, ये जो जॉग वर्ड होता है ये आपका वर्ब भी होता है और ये आपका नाउन भी होता है। तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से ऐसा होता है और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गलत स्पेलिंग बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दे रखी है, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के देख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, जिस क्वेश्चन में पढ़ने की ज़रूरत होती है ना वो अलग ही पता चल जाता है, क्योंकि उसमें वो कहता है पहले आप इसमें ढूंढो कौन सी गलत है, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करके बताओ कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है। मतलब पहले ढूंढना फिर रेक्टिफाई करना, ऐसे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सीधे इनकरेक्ट या फिर करेक्ट पूछ रहा होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 4 ऑप्शन को देखेंगे और हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी हमको गलत वाली ढूंढनी है। तो भाई हमसे एग्जामिनर गलत स्पेलिंग ढूंढवाए या सही ढूंढवाए, हमको हमेशा कौन सी ढूंढनी रहती है, जल्दी से बताओ, समझ में नहीं आ रहा मेरे मैं सुन रहा हूँ, बताओ बताओ कौन सी, हमेशा सही वाली। तो सही वाली स्पेलिंग ढूंढो। गवर्नमेंट ये पेटू टाइप का होता है, खाने में एकदम होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्विज़र टाइप का व्यक्ति, बहुत विशेषज्ञ खाने का, उसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला व्यक्ति होता है ये। स्पेशल ये भी स्पेलिंग ठीक है। सेफ ये होटल में काम करने वाला जो रसोइया होता है उसको बोलते हैं, तो ये भी ठीक है। अच्छा तो भाई ये तो ठीक हो गया, तो फिर 3 स्पेलिंग ठीक हो गई, तो भाई हमसे तो गलत पूछी थी, तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकती, जो गलत वाली है वही हमारा राइट आंसर होगी। रेसिपी की स्पेलिंग गलत है, रेसिपी बेसिकली जो डिशेस बनाई जाती है ना उनको बोलते हैं। अब ये वाला आंसर तो राइट हो गया, लेकिन रेसिपी की स्पेलिंग क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कभी भी पूछी जा सकती है। तो रेसिपी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है RECIP और E, ये होती है रेसिपी की स्पेलिंग। रेसिपी होती है ऐसी, रिसिप्ट होती है उसकी स्पेलिंग भी बहुत पूछता है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपको अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। थ्रो कोल्ड वाटर, इस ईडियम का मीनिंग आपको बताना है। देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को, इस ईडियम को समझना। मैंने क्या कहा था, ईडियम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा करो ताकि आसानी से समझ में आए। आप समझो, मैं आपसे ऐसे कर रहा हूँ, एक व्यक्ति है वो बहुत जोशीला टाइप का व्यक्ति है, कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहता है, एनर्जेटिक रहता है, लेकिन आप उसके जो उसका अंदर की जो एनर्जी है आपने उस पर क्या कर दिया, पानी फेंक दिया, ठंडा पानी फेंक दिया और ऊपर से, तो क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया जी जो उसके अंदर की एनर्जी है, जो उसके अंदर का जोश है, वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, जब भी हम गर्म चीज़ पे पानी डाल देंगे तो वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो बस वही चीज़ आपको याद रखना है। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब किसी बहुत ज़्यादा उबाल मारने वाली चीज़ को क्या कर देना, ठंडा कर देना, शांत कर देना। तो किसी चीज़ को अगर आप डिस्करेज करते हैं, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को आप डिस्करेज करते हैं, उसे कुछ अच्छा करने से या कुछ जो वो अचीव करना चाहता है उसको करने से रोक देना, वही कहलाता है थ्रो कोल्ड वाटर। कहते ना, अरे यार तुमने, हम ऐसा करने वाले थे, तुम तो हमारे करे कराए पे पानी फेर दिया। हालांकि पानी फेर देने का मतलब एक और भी होता है, एक और ईडियम होती है, स्पॉइल समवन्स प्लान, ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको, भाई किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना, उसके लिए भी एक ईडियम अलग से होती है। फिलहाल थ्रू कोल्ड वाटर का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी को हतोत्साहित कर देना, यानी कि उसे कोई काम करने से रोक देना, ठीक है ना, पीछे खींचना, यानी डीमोटिवेट कर देना एक तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एरर का है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं, आसानी से कर सकते हैं। मैंने फिर से वही बात, इस क्वेश्चन में मैं आपको मौका देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स में कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द एक्सपेरिमेंटल शेफ कंबाइंड फ्लेवर्स ऑडेसियस एंड विद एन ऑलमोस्ट सिंथेटिक सेंसिबिलिटी क्रिएटिंग डिशेज दैट चैलेंज द वेरी नोशन ऑफ कुलिनरी कैटेगरीज। अब बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ है। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में गलती देखोगे ना एकदम बच्चों वाली। कैसे, देखो कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, एरर वाले हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले हो गए, तो इनमें जब भी आपको टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करना हो कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, तो एक बार आपको क्वेश्चन को जरूर पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे को तुरंत पता चल गया कि ये क्वेश्चन ना एडवर्ब टॉपिक से है, यानी इस क्वेश्चन में एडवर्ब रिलेटेड एरर है।
तो अब देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, द एक्सपेरिमेंटल सेफ ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर द आर्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल आपका एडजेक्टिव है और सेफ आपका नाउन है। सिंगुलर है लेकिन आगे कंबाइंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो कंबाइंड व्हाट, तो ये इसके लिए क्या हो गया, फ्लेवर्स, तो ये इसके लिए वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो आगे आप देखोगे ये वर्ब है। अब आप मुझे बताओ, वर्ब के बारे में अगर कोई वर्ड इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो वो कौन कर सकता है? तो आप सिंपल सा कहेंगे कि भैया जी हमेशा एडवर्ब करेगी। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया है, तो आप देखते ही बता देंगे कि भैया ऑडेसियस, आपने बताया था जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस सफिक्स लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो भाई ये तो एडजेक्टिव है, तो हटा दो। इसका मतलब हमें एडवर्ब चाहिए था, लगा क्या रखा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव लगा रखा है। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, ये मैंने एडवर्ब चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। मैंने कहा था एडजेक्टिव के अंदर क्या कर दो, एल वाई लगा दो, तो ऑडेसियस नहीं होगा, ऑडेसियसली होगा यहाँ पे। तो ये करना पड़ेगा आपको, तब जाके क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो आशा करता हूँ कि ये वाला मॉक टेस्ट भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इन 20 क्वेश्चंस को पहले आप अटेम्प्ट करके देखिएगा कि आप कितनी जल्दी से इनको कर पा रहे हैं। जैसे मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो मेरे को अभी तो आपके सामने टाइम लग रहा है, लेकिन जब मैं इनको खुद से अटेम्प्ट करूँगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट के हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे को। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को फास्ट कितना कर पाते हैं वो डिपेंड तब करेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की हो रखी होगी। अगर आप अभी थोड़ा ज़्यादा समय भी लेंगे, 10, 15, 20 मिनट भी अगर आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अभी करिए, अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए और अपनी टाइमिंग्स को, उस चीज़ को इम्प्रूव इतना कर लीजिए कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश वाले सेक्शन को पेपर के अंदर ख़त्म कर पाएँ और उस टाइम को, जो आपके पास टाइम बचेगा, उसको अदर सब्जेक्ट के अंदर यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।